Hello students, welcome to the classes of Virgin Mary Higher Secondary School. This is our sixth part of 11th bio chapter number first. So हमें क्या देखना है आज? हमें देखना है बायनोमियल नोमेनक्लेचर। किसका बायनोमियल नोमेनक्लेचर देखना है हमें? मैंगो का। मतलब किस प्रकार से साइंटिस्ट ने बायनोमियल नोमेनक्लेचर के हेल्प से या मेथड से जो मैंगो है उसका बॉटल नेम दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो बायनोमियल नेम है किसका? मैंगो का। वो क्या है? वो है मैग्नीफेरा इंडिका। क्या है? मैग्नीफेरा इंडिका। अब इसमें जो मैग्नीफेरा है, इसमें जो मैग्नीफेरा है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? उसके जीनस को रिप्रेजेंट करता है। वहीं अगर हम इंडिका की बात की जाए तो इंडिका जो है वो स्पेसिफिक स्पीसीज को या जो स्पेसिफिक एपिथेट है उसको डिनोट करता है, उसको बताता है, उसको दर्शाता है। ठीक है। अब कुछ रूल्स है यूनिवर्सल रूल्स है नोमेनक्लेचर के। तो कौन से यूनिवर्सल रूल्स है नोमेनक्लेचर के? तो देखते हैं। सबसे पहले जो बायोलॉजिकल नेम है, हाँ, बायोलॉजिकल जो नेम है उसे जनरली कहाँ से लिया जाएगा? लैटिन भाषा से लिया जाएगा। ठीक है। और लिखा किस राइटिंग के फॉर्म में या किस रूप में हम लिखेंगे? तो इटैलिक फॉर्म में लिखेंगे। हाँ, इटैलिक्स के फॉर्म में हम उसको लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं? इसे लेटिनाइज किया जाएगा या ड्राइव किया जाएगा। कहाँ से लेटिनाइज या ड्राइव किया जाएगा? कौन सी डिक्शनरी से किया जाएगा? तो हम लैटिन भाषा की जो डिक्शनरी रहेगी उससे हम लेटिनाइज या ड्राइव करेंगे। ठीक है। और क्या करेंगे? उसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसके जहाँ से भी वो जो ओरिजिन से वो आया होगा उसका ओरिजिन देखा जाएगा। उस हिसाब से हम उसको क्या करेंगे? लेटिनाइज या ड्राइव करेंगे लैटिन भाषा में। फिर नेक्स्ट क्या है? जो फर्स्ट वर्ड रहेगा, ठीक है, किसका? बायोलॉजिकल नेम का, वो रिप्रेजेंट किसको करता है? जीनस को रिप्रेजेंट करता है। और सेकेंड वर्ड जो है वो किसको रिप्रेजेंट या डिनोट करता है? वो स्पेसिफिक एपिथेट या फिर स्पीसीज को क्या करता है? वो रिप्रेजेंट या डिनोट करता है। ये तो हमने देख ही लिया था। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे जो दोनों वर्ड्स रहेंगे किसके? बायोलॉजिकल नेम के, उनको जब भी हम हाथ से लिखेंगे तो उन्हें हम सेपरेट करना पड़ेगा। कैसे? हमें अंडरलाइन करके उन्हें सेपरेट करना पड़ेगा। ठीक है। ताकि वो बाकी जो शब्द रहें, जो बाकी वर्ड्स रहें, उनसे वो अलग सेपरेट हो जाए और हमें पता चल जाए कि ये क्या है, ये बायोलॉजिकल नेम है। इसलिए ठीक है ना। तो इसका रूल्स अलग से बनाया है कि सेपरेट करना पड़ेगा हमें अंडरलाइन करके उन वर्ड्स को। जैसे मैग्नीफेरा इंडिका है ना, तो इसे हमें ऐसे अंडरलाइन करना पड़ेगा जब हम लिखेंगे। फिर अगर हम प्रिंट करवाएंगे तो उन्हें इटैलिक्स में हम उनको प्रिंट करवाना होगा, जैसे कि यहाँ पे करवाया गया है। ठीक है। तो इस फॉर्म में हमें उन्हें प्रिंट करवाना होगा। तो ये इसलिए करते हैं ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि वो कहाँ से आया है, उनका ओरिजिन क्या है। लैटिन लैंग्वेज का उनका ओरिजिन है, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? उन्हें डिनोट करने के लिए ऐसा करना होता है। आगे अब क्या बोल रहे हैं? जो फर्स्ट वर्ड रहेगा, क्या बोल रहे हैं? जो फर्स्ट वर्ड रहेगा वो डिनोट करता है किसको? जीनस को। हाँ, अब ये जो जीनस का वर्ड रहेगा, मतलब जो फर्स्ट वर्ड रहेगा, उसे हम किस फॉर्म में, मतलब कौन से लेटर में लिखेंगे? कैपिटल लेटर में, मतलब बड़े शब्दों में लिखेंगे। फिर वहीं अगर स्पेसिफिक एपिथेट की बात करें तो स्पेसिफिक एपिथेट जो रहेगा वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैग्नीफेरा इंडिका, तो इसमें मैग्नीफेरा का एम जो है वो कैपिटल है और इंडिका का जो आई है वो क्या है? स्मॉल है। तो हमेशा हमें याद रखना है कि जब भी हम जो जीनस लिखेंगे, हाँ, उसका जो फर्स्ट वर्ड होगा वो हमेशा कैपिटल होगा। वहीं अगर हम इंडिका की, मतलब अगर हम स्पेसिफिक एपिथेट की बात करें या स्पेसिफिक स्पीसीज की बात करें तो उसका जो फर्स्ट वर्ड रहेगा वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। तो ये तो थी अपनी नोमेनक्लेचर की बात। अब देखिए आगे चलते हैं। फिर आगे क्या बोल रहे हैं? नेम ऑफ द ऑथर। अगर हमें ऑथर का नेम डिस्क्राइब करना होगा या अपेयर करना होगा, हमें दर्शाना होगा, तो हम किसके पीछे दर्शाएंगे? स्पेसिफिक एपिथेट के पीछे हम उसे दर्शाएंगे। जैसे कि यहाँ पे मैग्नीफेरा इंडिका लिन, तो ये लिन जो है, LINN लिन जो है वो लीनियस को दर्शाता है, मतलब जिसने इसे फर्स्टली डिस्क्राइब किया था। तो फर्स्टली किसने मैग्नीफेरा इंडिका को डिस्क्राइब किया था? लीनियस ने डिस्क्राइब किया था, इसलिए इसके ठीक पीछे हमने लिन लिख दिया है। तो अगर हमें ऑथर का नाम अगर दर्शाना होता है तो हम कहाँ पे दर्शाते हैं? ठीक स्पेसिफिक एपिथेट के पीछे। अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि जितने भी
ऑर्गेनिज्म है उसकी स्टडी करना, सभी की स्टडी करना एक साथ, ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया कि हम उनकी स्टडी कन्वीनियंट बनाने के लिए कुछ ऐसी प्रोसेस डेवलप करें जिससे कि हम सारे ऑर्गेनिज्म्स को क्या कर सके, उनकी स्टडी कर सके। तो इसके लिए हमने क्या करा, क्लासिफिकेशन की एक मेथड हमने यूज़ करी। तो क्लासिफिकेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या कोई भी जो चीज़ है उसको ग्रुप्ड में या ग्रुप में कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है, ताकि वो उसकी क्या बन जाए, कन्वीनियंट एक कैटेगरी बन जाए। हाँ, किसके बेसिस पे, उनके जो कैरेक्टर है, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर है, जो भी हम कैरेक्टर उनके देखते हैं उस बेसिस पे। मतलब कि क्या, कि हम क्लासिफिकेशन की सबसे पहले हम उसके कैरेक्टर देखेंगे, जो भी हम उसके कैरेक्टर ऑब्जर्व कर सकते हैं उनको देखेंगे, और फिर उसके बाद उन ऑर्गेनिज्म्स को हम एक कन्वीनियंट कैटेगरी में डिवाइड करेंगे या फिर उन्हें बांट देंगे। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लिया है, वी इजीली रिकॉग्नाइज ग्रुप सच एज प्लांट और एनिमल। मतलब हम क्या करते हैं, प्लांट और एनिमल और डॉग, कैट और इंसेक्ट जो है उनको क्या करते हैं, इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अब द मोमेंट वी यूज एनी ऑफ दिस टर्म, अगर हम वो मूवमेंट जिसमें हम इन टर्म का यूज करते हैं, वी एसोसिएट सर्टेन कैरेक्टर, तो हमें अपने माइंड में कुछ कैरेक्टर इनके हमेशा याद रहते हैं। ठीक है ना, इन ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड। हाँ, तो अगर हम किसी भी डॉग की अगर थिंकिंग करते हैं, मतलब अगर हम किसी डॉग के बारे में ऑब्जर्व करते हैं, तो हम क्या सोचेंगे, उसका शरीर कैसा रहेगा, तो ये सारी बातें हमारे दिमाग में चलती रहती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डॉग या कैट को या फिर कोई और ऑर्गेनिज्म्स को हम कैटेगराइज कर सकते हैं, हम उनका अंतर पता कर सकते हैं। फिर इसके बाद क्या बोल रहे हैं कि अल्सेशियन के बारे में अगर सुनते हैं या बोलते हैं अल्सेशियन, तो हमें क्या माइंड में आएगा, तो हमारे माइंड में कुछ नहीं आएगा। लेकिन असल में ये जो अल्सेशियन है, हाँ, तो अल्सेशियंस कुछ नहीं होते हैं, जो जर्मन शेफर्ड होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, अल्सेशियन बोलते हैं। ठीक है, ये एक डॉग्स की कैटेगरी है। आगे अब देखिए, इसी प्रकार से जो मैमल्स वगैरह है उनको भी क्या करा, उनको भी हमने कैटेगराइज किया है। और मैमल्स के बारे में हम कुछ ना कुछ सोचते हैं, कुछ एनिमल के बारे में हम कुछ सोचते हैं, उनकी एक्सटर्नल बॉडी और उसके बहुत सारी चीज़ें के बारे में। जैसे अगर हम मैमल्स के बारे में अगर सोचें, तो मैमल्स में क्या होते हैं, एक्सटर्नल ईयर्स वगैरह पाए जाते हैं, उनकी बॉडी के ऊपर हेयर्स वगैरह होते हैं, तो ये कुछ कैरेक्टर वगैरह है। और इसी प्रकार से अगर हम वीट वगैरह की अगर बात करें, तो हमारे माइंड में वीट का एक प्लांट आएगा, है ना। हमारे माइंड में कभी ऐसा नहीं होगा कि हमारे माइंड में राइस का कोई या फिर और कोई प्लांट आ जाए, कभी ऐसा नहीं होगा। हाँ, उसी प्रकार से तो अगर डॉग है तो हमें डॉग का ही इमेज आएगा, वैसे केट अगर है तो केट का इमेज, और मैमल्स और वीट और राइस और जो अदर एनिमल्स और प्लांटेड है, तो ये सभी के जो कैरेक्टर है वो हमें हमारे माइंड में आते हैं और वैसी हमारे अंदर क्या बनती है, इमेज बनती है। तो हमें क्या करना है, ये डॉग, केट, मैमल और जितने भी एनिमल्स है इनकी कन्वीनियंट कैटेगरी के हिसाब से हमें इनकी स्टडी करना है। तो इसीलिए एक स्पेसिफिक टर्म जो है वो यूज़ की जाती है, हाँ, इस कैटेगरी के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेक्सा बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये जो टेक्सा है, हाँ, वो क्या इंडिकेट करता है, वो कैटेगरी को इंडिकेट करता है। मतलब जो कैटेगरी है वो इंडिकेट करेगा क्या, टेक्सा। हाँ, और वो भी अलग अलग लेवल, मतलब जो टेक्सा रहेगा वो अलग लेवल पर अलग कैटेगरी को इंडिकेट करेगा। जैसे कि प्लांट जो है वो भी क्या है, एक टेक्सा का ही फॉर्म है। वीट जो है वो भी क्या है, एक टेक्सा का ही फॉर्म है। तो जो भी हम कोई सा भी देखें, ऑर्गेनिज्म देखें, तो वो अलग लेवल पे उसका जो टेक्सा है वो अलग रहेगा। तो अलग अलग लेवल पे जो टेक्सा है वो हम अलग अलग होता है। ठीक है, फिर इसके बाद इसी प्रकार से एनिमल, मैमल, डॉग, ये भी क्या है, ये भी सभी टेक्सा है अपने एक अलग लेवल पे। ठीक है, लेकिन अब जो डॉग है, हाँ, वो क्या है, मैमल है, और मैमल जो रहते हैं वो क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं। इसी हिसाब से, हाँ, इसीलिए एनिमल्स, मैमल, डॉग, ये रिप्रेजेंट किसको करते हैं, टेक्सा एट द डिफरेंट लेवल। मतलब
ये टेक्सा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन अलग लेवल पर टेक्सा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसीलिए किसके बेसिस पर, कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स है उनको क्लासिफाइड किया गया है किसके फॉर्म में, टेक्सा के फॉर्म में। मतलब हम क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से क्या करते हैं, हम क्लासीफाई करते हैं उनको, हाँ, किसके फॉर्म में, किस हिसाब से, उनके अलग अलग डिफरेंट टेक्सा के हिसाब से। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन इन टेक्सोनॉमी। तो हम क्योंकि टेक्सा का यूज कर रहे हैं तो इसीलिए हमने इसको क्या बोला है, इसे हमने बोला है क्लासिफिकेशन इन टेक्सोनॉमी। और हमें याद रखना चाहिए टेक्सोनॉमी कुछ नहीं है, ये कैटेगरी है। हाँ, ये जो टेक्सोनॉमी टेक्सा था तो वो क्या था, कैटेगरी था। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, क्लासिफिकेशन इन टेक्सोनॉमी। अब एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर रहते हैं, क्या बोल रहे हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर रहते हैं किसके साथ, उनके स्ट्रक्चर ऑफ सेल के साथ। हाँ, तो ये क्या डेवलप करते हैं, ये डेवलप करते हैं प्रोसेस, क्या डेवलप करते हैं, प्रोसेस, और साथ ही साथ इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, और जो उनकी इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन है किसकी, ऑर्गेनिज्म्स की, उनको भी। अब ये क्या रहते हैं, ये असेंशियल रहते हैं। हाँ, ये क्या रहते हैं, असेंशियल रहते हैं। और एंड फॉर्म द बेसिक मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडी, और क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं बेसिक मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडी बनाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये जो कैरेक्टराइजेशन है, आइडेंटिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन है और नॉमेनक्लेचर जो है, ये सभी, ये चारों के चारों जो है, ये क्या है, ये प्रोसेस है डेट आर बेस्ड ऑन टेक्सोनॉमी। जो किसके ऊपर बेसिस है, इनका बेस किसके ऊपर है, टेक्सोनॉमी के ऊपर है। हाँ, तो कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर, ये सभी किसके ऊपर बेस्ड है, ये सभी टेक्सोनॉमी के ऊपर बेस्ड है। टेक्सोनॉमी जो है इज नॉट समथिंग न्यू, ये कोई नया नहीं है ह्यूमन बीइंग के लिए। ये जो टेक्सोनॉमी है वो कोई नया नहीं है। ह्यूमन बीइंग जो है वो हमेशा इंटरेस्टेड है, किस में इंटरेस्टेड है इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट द वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि वो क्या करे, अलग अलग प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म्स है उसके बारे में वो जाने। ठीक है, वो जाने कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो है वो कहाँ पे है और उनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, उनका कैरेक्टराइजेशन क्या कर सकते हैं। तो ये सभी के बारे में ह्यूमन बीइंग हमेशा जानने के लिए इच्छुक रहा है और हमेशा जानना चाहता है। ठीक है, अब पर्टिकुलरली विथ रेफरेंस टू देयर ओन यूज, और पर्टिकुलरली किसके ऊपर ये हमेशा टेक्सोनॉमी का यूज करता है या किसके बारे में ये जानना चाहता है, तो ये हमेशा उन चीज़ों के बारे में जानना चाहता है जिसका ये यूज कर सकता है, ये जो जिसका यूज करके इसको कोई ना कोई लाभ मिल सकता है, कोई ना कोई बेनिफिट मिल सकता है। अब ये जो इन अर्लियर डेज ह्यूमन बीइंग जो रहता था वो, उसको किस चीज़ की ज़रूरत थी, फाइंड सोर्सेस, कि वो क्या कर सके, सोर्सेस मतलब स्रोत जो हैं किसके, बेसिक नीड ऑफ फूड। सबसे पहले क्या चाहिए था, पहले के टाइम पे उसे फूड चाहिए था, फिर क्लॉथ और शेल्टर। इन तीन चीज़ों की इंसानों को पहले ज़्यादा ज़रूरत होती है। आज ज़रूरतें बढ़ गई है, लेकिन जब पहले की बात है तो पहले की बात अगर हम करें तो फूड, क्लॉथ और शेल्टर, ये तीन मेन चीज़ें होती थी। तो इसके लिए वो सोर्स ढूंढा करता था, वो इधर उधर भटकता रहता था। अब अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन जो है वो किसके बेसिस पे था, वो बेसिस था यूज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म, मतलब वो यूज के ऊपर था कि किसका कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो इसके ऊपर पहले उसने क्लासिफिकेशन करा। तो पहले का जो क्लासिफिकेशन है वो किसके ऊपर बेसिस था, यूज के ऊपर। नेक्स्ट क्या है, ह्यूमन बीइंग जो रहता है वो बहुत लंबे टाइम से वो सिर्फ इस बारे में जानने के लिए इच्छुक नहीं है या उत्सुक नहीं है कि वो सिर्फ जाने कि डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं या उनके बारे में स्टडी करे या सिर्फ उनके डाइवर्सिटी के बारे में जानना चाहता है। वो इससे और आगे जानना चाहता है। वो उनके जो ऑर्गेनिजम्स है, मतलब जितने भी ऑर्गेनिजम्स वो देखता है उनके बीच में जो रिलेशनशिप है, हाँ, वो भी उनके बारे में भी वो जानने के लिए इच्छुक है। तो इसीलिए ये जो ब्रांच है, ये इस प्रकार के जो स्टडी करने के लिए जो ब्रांच है, तो उसको हम क्या बोलते हैं,
सिस्टमेटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टमेटिक्स। ये वर्ड जो सिस्टमेटिक है वो ड्राइव किया गया है, वो लिया गया है किससे? लैटिन भाषा से, लैटिन भाषा के सिस्टेमा से। ठीक है, अब इस सिस्टम का मीनिंग क्या होता है? सिस्टम का मीनिंग होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब ऑर्गेनिज्म्स का जो अरेंजमेंट है वो सिस्टमेटिक ढंग से चल सके, मतलब सिस्टमेटिक अरेंजमेंट किसका? ऑर्गेनिज्म्स का। तो ये किसका मीनिंग है? ये सिस्टमा का जो लैटिन वर्ड है उसके वर्ड सिस्टमा का है, मीनिंग है। ये जो लिनियस ने इस वर्ड का यूज किया गया था सिस्टमा नेचर, किसमें? उसकी जो बुक पब्लिश की थी उसके टाइटल के रूप में। ये जो द स्कोप ऑफ सिस्टमा वाज लेटर, मतलब जो सिस्टमा का जो स्कोप था वो देरी से आया। हाँ, टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, जो किसके अंदर इंक्लूड किया गया? आइडेंटिफिकेशन में, नोमेनक्लेचर में और क्लासिफिकेशन में इसका यूज किया गया। ठीक है, इसको इंक्लूड किया गया। तो इसका यूज इन्हीं के साथ साथ यूज किया जाता है इनको, मतलब किसके साथ? आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन, तो इसके साथ इसको इंक्लूड कर दिया गया। सिस्टमेटिक्स जो है वो उसके अंदर क्या होता है? अकाउंट होता है। किसका अकाउंट होता है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, मतलब इवोल्यूशनरी का मतलब क्या होता है? पहले के टाइम पे कोई भी ऑर्गेनिज्म, जैसे हमें क्या बोलते हैं? हम चिंपांजी से आए हैं, मतलब हमारे जो पूर्वज थे वो कौन थे? चिंपांजी या बंदर हम जनरली बोलते हैं। तो हमारा रिलेशनशिप जो है वो किससे? चिंपांजी से होता है। तो ये जो इवोल्यूशन है वो टाइम टू टाइम किसी भी ऑर्गेनिज्म का मॉडर्न बनना, मतलब उन्नत बनना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन बोलते हैं। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप किसका? ऑर्गेनिज्म्स का। हम किसके अंदर देखते हैं? हम देखते हैं सिस्टमेटिक्स के अंदर। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम टेक्सोनोमिक कैटेगरी के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक हम उस दिन क्लियर करेंगे। थैंक यू।